Hello everyone. So dear students, लास्ट टाइम याद है कुछ हमने क्या डील किया था? तो हमने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट की जो लास्ट क्लास है पॉलीसेक्रिहाइड को डील किया था। और पॉलीसेक्रिहाइड में मैंने एक एग्जांपल आपके साथ कोड की थी, डेट इज कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, आज हम सेलुलोज और ग्लाइकोजन और आपका जो काइटिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने स्टार्च को डील किया था, लेकिन इस फ्लो चार्ट के जो ये टेबल आपको शो हो रहा है, इस टेबल में आपको इन तीन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड का पूरा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा, दैट इज ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च। स्टार्च तो आपको क्लियर है, ये मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर सबसे पहले अगर आज हम पहले सेलुलोज को मैं दिखाऊं आपको, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि ये भी एक होमोपॉलीसेक्रिहाइड है। ये भी क्या है, एक ये होमोपॉलीसेक्रिहाइड है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये याद रख लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रिहाइड है। ठीक है, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन आपके स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है, तो ये आपका स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है। सेलुलोज एक स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि एक्चुअल में सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किन यूनिट्स, मोनोमरिक यूनिट से बना होता है। ठीक है, लास्ट टाइम आपने जैसे देखा था कि आपका जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट जब आपस में लिंक्ड हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जहां पे ब्रांचिंग हो रही थी वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर हम जब सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज मोस्टली आपका जो है प्लांट में देखा जाता है, और प्लांट में भी देखा जाता है प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो मोस्टली सेलुलोज की ही बनी रहती है। ठीक है, तो इसका जो मेन सोर्स है वो है आपका प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल में आपका जो है सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि अब ये कौन से मोनोमरिक यूनिट से बना होता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो जैसे आपने देखा था स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज से बना होता है, चाहे वो इसका अमाइलोज फॉर्म हो या अमाइलोपेक्टिन फॉर्म हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, जो इसका मोनोमरिक यूनिट, जिन यूनिट से ये बना होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बीटा ग्लूकोज। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बीटा ग्लूकोज के जब यूनिट्स आपस में लिंक होंगे तब जाके आपके स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि कौन सा वाला जो पॉलीसेक्रिहाइड है वो कौन से मोनोमरिक यूनिट से बना है। तो यहाँ पे जो मोनोमरिक यूनिट है डेट इज द बीटा ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर आपको आते हैं तो वो इनसे ही पूछा जाता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड है वो कौन से मोनोमरिक यूनिट से बनते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट जब आपस में लिंक होंगे तब जाके वो आपके सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड होंगे, बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड होंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो ये बॉन्ड जो बनेगा दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ये आप देख रहे हैं ये बीटा ग्लूकोज है, दिस वन इज आर द बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा। तो बहुत सारे, मैं यहाँ पे एन शो कर रहा हूँ, एन मीन नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज मोनोमरिक यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और हर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है जिसके लिए हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन टर्म यूज करते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि जो सेलुलोज जो बीटा ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना है, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ओके, वैसे आपने देखा था जब स्टार्च के केस में जो बॉन्ड बना था वहां पे, जहां पे अमाइलोज के केस में क्योंकि वो एक लीनियर फॉर्म था तो वहां पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था, और लेकिन स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन वाला था तो वहां पे आपने दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड देखे थे, एक 1,4 एक 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी यहां से क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक स्टार्च के केस में, लेकिन यहाँ पे एक ही बॉन्ड होगा 1,4, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड 1,4,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ये ब्रांचिंग में बन रहा था। जब एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज के साथ ब्रांच पे लिंक्ड कर रहा था तो वहां पे उस केस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था दैट इज कॉल्ड द 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन सेलुलोज के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पे ब्रांचिंग होती नहीं।
तो जब ब्रांचिंग नहीं होती है तो जो ग्लूकोज के यूनिट आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के यूनिट जो हैं वो एक ही फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग देखें तो भाई जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे ब्रांचिंग के लिए स्टार्च के केस में हमने टर्म यूज किया था क्या, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, क्या बताया था, अमाइलोपेक्टिन। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत सारी एक लीनियर चेन है, इसी तरीके से एक दूसरी लीनियर चेन है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है। तो ये आपके जो है ये बीटा डी ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, और इनके बीच में फिर ये फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं। सो दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, जब इसी एक सेलुलोज का लीनियर फॉर्म, इसी तरीके से दूसरा, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, तो भाई ये आपस में फर्दर जो लिंक्ड होते हैं दे आर लिंक्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसे क्लियर कट हो रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, और इसका मेन सोर्स होता है प्लांट, और प्लांट की सेल वॉल, क्योंकि हम ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रिएट है, तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रिएट कहने का मतलब है जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें मोस्टली जो इस कंपोजिशन होती है वो आपके सेलुलोज की होती है। ऐसा नहीं कि प्लांट की सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज ही प्रेजेंट रहता है, नहीं, और भी बहुत सारे डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। वो जो हम सेल के केस में सेल वॉल को डिस्कस करते हैं तो वहां पे उसकी केमिकल कंपोजिशन को डील किया जाता है, बट यहाँ पे हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज को डील कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पे, क्योंकि ये हमने डील कर लिया है, आप देखेंगे थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये अमाइलोज है, अमाइलोज के ये अल्फा ग्लूकोस अल्फा ग्लूकोस अल्फा ग्लूकोस, तो यहाँ पे ये अमाइलोज है स्टार्च का फॉर्म, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड है, बट ये याद रखिए ये कौन से ग्लूकोस है, अल्फा। जैसे यहाँ पे बीटा थे सेलुलोज के केस में बीटा, अब इसी तरह से अमाइलोज पेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सपोज ये आपका ग्लूकोस नंबर 20 है, तो 20 पे आके फर्दर दूसरा जो आपका यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो रहा था, ये आपने देखा था। और बट यहाँ पे अगर शेप की बात करें तो देखें आप, जो आपका यहाँ पे स्टार्च का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट कर रहा है, ये जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हो रहे थे, इसी तरीके से। बट अगर स्टार्च का स्ट्रक्चर जो देखा जाए, आप देख रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर एक हेलिकल की फॉर्म में डेवलप हो रहा है, और इस हेलिकल को फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ठीक है ना, एक ही हेलिकल के अंदर यहाँ पे भी क्या भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसकी फर्दर स्टेबिलिटी के लिए भी जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आगे जब डिटेल में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लियर कराऊंगा वहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब तब यूज करते हैं, हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन भी एक स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, बट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल्स, इसीलिए इसको मैंने एनिमल स्टार्च भी वर्ड यूज किया था। तो इसका जो सोर्स है ये मोस्टली आपके एनिमल्स के केस में जो है मोस्टली आपके लिवर और मसल सेल्स में स्टोर रहता है, ज्यादा करके लिवर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ग्लाइकोजन जो एक पॉलीसेक्रियाइड है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन से मोनोमरिक यूनिट से जुड़ के बना है, तो यहाँ पे ये क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि जैसे इनके साथ प्लांट के केस में स्टार्च अल्फा ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना था, तो इन द सेम वे आपका जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये भी अल्फा ग्लूकोज के सब यूनिट से मिलकर बनता है, इसमें ये क्लियर कट है। वहां पे थोड़ा सा याद रख लीजिए कि यहाँ पे बीटा ग्लूकोज की बात की जा रही है सेलुलोज के केस में, बट इनकेस आप चाहे दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों आपके ये जो स्टार्च है और आपका जो ग्लाइकोजन है, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, दीज आर द स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड। तो आप ध्यान दें भाई दोनों के दोनों अगर स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, क्योंकि सेलुलोज स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड नहीं है, ये एक आपका सेलुलोज का एक ये स्ट्रक्चरल है भाई, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड है, क्लियर है, ये क्या एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड है। तो ये दोनों के दोनों स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, और दोनों के दोनों ही जिन यूनिट से बने होते हैं, तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल है, इसके लिए यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट होगा वो बीटा ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे भी आप ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड होंगे वो दो टाइप के होंगे, जैसे आपने स्टार्च के केस में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बट सिर्फ
यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो लीनियर फॉर्म में होते हैं जिनको हम अमाइलोज बताए थे, कुछ ब्रांच होंगे अमाइलोपेक्टिन। लेकिन ग्लाइकोजन के केस में लीनियर फॉर्म में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अरेंज नहीं होते, वहां पे ब्रांचिंग मैक्सिमम देखने को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको ब्रांचिंग दिख रही है, कोई लीनियर फॉर्म नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर फॉर्म है, एक हेलिकल की फॉर्म है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ग्लाइकोजन के केस में यहाँ पे सिर्फ ब्रांच्ड फॉर्म ही एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि भाई जब ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग के लिए जो बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन के केस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा और 1,6 भी होगा, स्टार्च के केस में भी 1,4 1,6, लेकिन सेलुलोज के केस में ओनली एंड ओनली कौन सा 1,4। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये ग्लूकोज नंबर 10 है, तो ग्लूकोज नंबर 10 का मॉलिक्यूल फर्दर दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे लिंक्ड हो रहा है, और यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहाँ पे 1,4 होगा, यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हर एक केस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब आप देखेंगे एक्चुअली में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रांच चेन दिख रहा है, तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट जो ये सारे के सारे आपके कौन से वाले मोनोमेरिक यूनिट है, दीज मोनोमेरिक यूनिट आर कॉल्ड द अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो हमने पॉलीसेकेराइड में डील किया। अभी इसमें एक थोड़ा सा हम और जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आपका कौन सा काइटिन का, काइटिन के स्ट्रक्चर को डील करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये भी पॉलीसेकेराइड है और ये भी पॉलीसेकेराइड में आपका होमोपॉलीसेकेराइड है, इट इज आल्सो होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे आपने ये तीन देखे पीछे, दीज आर आल्सो द होमोपॉलीसेकेराइड। अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ आपके मॉलिक्यूल से बने, मोनोमर यूनिट से बने। अब देखें तो सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का, और जो आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में दोनों थे वो अल्फा ग्लूकोज के बने थे। ठीक है, वहां पे मोनोमर यूनिट। लेकिन अगर काइटिन की बात करें, या इसको जो हम फंगल सेलुलोज की टर्म भी यूज करते हैं। अब फंगल सेलुलोज इसलिए बताते हैं, जैसे इन केस ऑफ प्लांट की जो सेल, प्लांट की सेल की जो सेल वॉल होती है, तो प्लांट की सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो अभी मैंने मेंशन किया, वो क्या होता है, दैट इज द सेलुलोज। लेकिन फंगस के केस में जो फंगस सेल होता है उनकी जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के बाहर से जो केमिकल कंपोजिशन रहती है वो एक्चुअली में एक काइटिन की रहती है, इसीलिए इस काइटिन को हम फंगल सेलुलोज भी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां रख लेना, जैसे वहां पे आपने देखा कि भाई कौन से मोनोमेरिक यूनिट आपस में पॉलीमराइज कर रहे थे, तो यहां पे ये याद रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि काइटिन जो होता है इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये इसका मोनोमेरिक यूनिट होगा, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो जब एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन आपस में लिंक होंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कारण, तो तब जाके आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, काइटिन। क्या कहेंगे, काइटिन। काइटिन का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। इसको बच्चों हम शॉर्ट में नैग भी बताते हैं, NAG, नैग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नैग क्या है, नैग की फुल फॉर्म आएगी एन एसिटाइल, एन ए फॉर एसिटाइल, और जी से आ जाएगा ग्लूकोसामीन। शॉर्ट में इसको आप नैग भी बताते। तो आप बता सकते हो कि भाई काइटिन जो है इट इज द पॉलीमर ऑफ नैग। किसका पॉलीमर है, नैग। थोड़ा अगर स्ट्रक्चर पे आएंगे, तो अगर यहाँ पे दिख रहा है कि भाई लिंकेज जो है, जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये एक नैग है, इसी तरीके से ये दूसरा नैग है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये नैग आपस में किसके साथ लिंक्ड है, अगर इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्योंकि बीटा ग्लूकोज है, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज आता है कि सर यहाँ पे तो ये ग्लूकोज की जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो सर आपने नाम नैग क्यों बता दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये इसका कार्बन नंबर 2 है, इसी तरीके से ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये इसका कार्बन नंबर 2 है। तो अगर आप दोनों केस में देखोगे तो कार्बन नंबर 2 पे आपको क्या दिख रहा है, चाहे इसकी बात करो इसकी बात करो, तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप को बताया जाता है अमाइनो असाइल ग्रुप। क्या है ये, इट इज कॉल्ड द अमाइनो असाइल ग्रुप, अमाइनो असाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, अमाइनो असाइल ग्रुप। तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है इन केस में, भाई ये अमाइनो असाइल ग्रुप। ये आप देख रहे हैं कि इट इज एन अमाइनो असाइल, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, NH दिख रहे हैं भाई, NH।
CO, यहाँ पे कार्बन होगा CO और साथ में CH3, ठीक है। सो दिस वन इज द अमाइनो एसाइल ग्रुप विच इज द डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे ये आपका अमाइनो एसाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो जब बीटा डी ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसाइल लिंक होगा उसी के लिए एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज करते हैं, नैग। क्या बताएंगे, नैग। देखो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज आता है कि सर ये किस में प्रेजेंट होता है। तो अभी मैंने क्लियर कट कर लिया यहाँ पे कि भाई काइटिन का जो मेन कंपोजिशन होता है वो फंगस की सेल वॉल में होता है। लेकिन इसके अलावा ये काइटिन जो है किंगडम एनिमलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि आपके फंगस की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट रहता है। दूसरा पॉइंट क्लियर कर लो कि इन केस ऑफ किंगडम एनिमलिया में आप जब एक आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हो तो इनवर्टिब्रेट्स में जो एक फाइला आती है, इस फाइला का नाम है अर्थ्रोपोडा। क्या है नाम, अर्थ्रोपोडा इज द फाइला ऑफ किंगडम एनिमलिया। और अर्थ्रोपोडा में जो मेंबर बिलोंग करते हैं तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी आपके काइटिन से ही बना रहता है। सो इट इज आल्सो मेड ऑफ द, इनके साथ किस में प्रेजेंट होगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोड एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई। इसका लोकेशन याद रख लीजिए क्योंकि लोकेशन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस काइटिन। सो एक तो एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोड पे ये प्रेजेंट रहता है और दूसरा फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। अब फर्स्ट पे कौन सा है तो मैं आगे डील करूंगा कि पहले नंबर पे कौन सा है। अभी के लिए याद रख लीजिए काइटिन जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कहां पे, हमारी अर्थ पे। अब अंदाजा लगाओ क्यों हो सकता है। तो अगर डाइवर्सिटी में देखा जाए तो किंगडम एनिमलिया में सबसे लार्जेस्ट फाइला कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट फाइला किंगडम एनिमलिया में आपकी अर्थ्रोपोडा फाइला है। और कॉमन सेंस से अगर अर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइला है तो हर एक अर्थ्रोपोडा के मेंबर के एक्सोस्केलेटन किससे बना होगा, काइटिन से बना होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माना जाता है किसमें, अर्थ में। और साथ साथ में ये फंजाई की सेल वॉल में भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब मैं यहाँ पे सिर्फ दो नए को आपस में लिंक किया हूँ तो यहाँ पे मैंने एंड टर्म यूज किया। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है क्योंकि पॉलीमर है ना, क्योंकि भाई ये थोड़ी डाइसैकराइड है, बहुत सारे आपके नैग आपस में ऐसे से विद द हेल्प ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये वाला बॉन्ड जो है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जब लिंक करते जाएंगे तो तब जाके आपका एक काइटिन या फंगल सेलुलोज का स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द काइटिन, ठीक है। लेटर ऑन जो लास्ट क्लास होगी हमारी पॉलीसेकेराइड की, जिसमें बच्चों में आपके साथ इनोलिन, डेक्सट्रीन के अलावा पेप्टिडोग्लाइकिन जो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है इसको डील करेंगे। तब जाके आपका जो है, और एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है अगार अगार का, थोड़ा ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके जो आगे आने वाले क्लासेस हैं तो उनके लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा इनको भी हमें थोड़ा बेसिक जानना पड़ा कि एक्चुअली में है ये क्या। तो नेक्स्ट में फिर जो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है किसी को चूज करेंगे बायोमोलिक्यूल में, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ तक जिन बच्चों को अगर ये क्लियर है, अगर जहाँ से कोई अगर आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो अपना जो क्वेश्चन है अपनी क्वेरी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ठीक है। ताकि मैं कोशिश करूँ कि वो आपका रिप्लाई जरूर करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।